हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में वह बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है श्रुति मैम के इंटरव्यू देख के। क्योंकि आपको पता होगा कि मैम की रैंक 1 आई है यूपीएससी सीएससी 2021 में। तो मैम ने कुछ ना कुछ तो डिफरेंट किया ही होगा प्रिपरेशन के टाइम पर, तो उसी को जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इस वीडियो से आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी प्रिपरेशन में। मैं आपके ही लिए बोल रहा हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखें। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर श्रुति मैम की एकेडमिक की बात करें तो मैम ने ग्रेजुएशन की है हिस्ट्री से, वो सेंट स्टीफन कॉलेज है दिल्ली का। और मैम ने एमए के लिए जेएनयू में मॉडर्न हिस्ट्री से करने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं की थी, बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया था। वो जामिया की जो भी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है उससे मैम ने कोचिंग भी ली है, जो कि यूपीएससी की कोचिंग करवाती है, और यह एक गवर्नमेंट फंडेड संस्था है। अब होती है शुरुआत मेन स्ट्रेटजीज की, जो भी मैम की स्ट्रेटजी थी। मैम की अगर प्रीलिम्स स्ट्रेटजी की बात करें तो मैम ने कहा है कि आपको काम रहना है उन 2 घंटों में, जिन घंटों में क्या है आप एग्ज़ाम देंगे। और मैम ने कहा है कि आपको जो भी आपकी बेसिक बुक हैं उन पर स्टिक रहना है। मतलब जो बेसिक बुक्स हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और मैम ने जो भी बेसिक मटेरियल है या फिर बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ने के लिए एक ट्रिक बताई है, और वह ट्रिक है कि आपको उस बुक की या उस कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना कि आपको सिर्फ बुक को रीड करना है। अगर आप बुक रीड कर रहे हैं तो उसकी जो भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वह होनी चाहिए आपको। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे कोई कार ड्राइव करना लर्न कर रहा, आप कार चलाना सीख रहे हैं, तो आपको उस कार के जो भी गियर्स हो गए, क्लच हो गया, एक्सीलेटर हो गया, है ना, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और फिर आप अच्छे से चलाना सीखोगे प्रैक्टिस के बाद। तो यही हो गई आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की, कि आपको उस सब्जेक्ट के जो भी बेसिक्स हैं, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वह समझ में आना चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रीड करना है बुक को, नहीं, आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर वह चाहे आपकी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर हो या स्टैंडर्ड बुक से हो या यूट्यूब वीडियो से, XYZ कहीं से भी हो, बस आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, कि कुछ क्वेश्चन को छोड़कर बाकी के क्वेश्चन का कुछ पता नहीं रहता है कि कहाँ से आ रहे हैं प्रीलिम्स में। और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और मैम ने बताया है कि एक्यूरेसी लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाएं, और टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से लगाना स्टार्ट कर दें। और मैम ने बताया है कि आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, जिससे आपको कुछ सिमिलर क्वेश्चन का पता चलेगा। मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको क्या है PYQ को भी सॉल्व करना है। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी प्रीलिम्स GS पेपर की स्ट्रेटजी। अगर CSET की बात करें तो मैम ने कहा है कि आपको CSET में आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेंड करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। ये तो हो गई जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आपको CSET में प्रॉब्लम होती है तो यह मैं अपनी तरफ से बता रहा, आप PYQ को करें और आप जो मॉक टेस्ट हैं उन्हें भी लगाएं, क्योंकि इस बार CSET ने कईयों की नैया को डुबाया है ना। तो इसे आप बिल्कुल हल्के में ना लें, और यह आप ट्रिक लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने भी 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको क्या है, क्या पता कि पहले ज़्यादा टफ क्वेश्चन रख दें और बाद में बहुत ज़्यादा इजी हो, तो क्या है
आपको चूज कर लें पहले कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने। तो गाइस ये तो हो गई मैम की ओवरऑल मिला के प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। अब जानते हैं जो मेन स्ट्रेटजी है, मतलब जो मेंस की स्ट्रेटजी है, उसी से आपकी रैंक आएगी। तो श्रुति मैम ने बताया है कि 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आंसर राइटिंग, सेकंड नोट मेकिंग मेंस के लिए। चलो तो सबसे पहले आंसर राइटिंग को डिटेल से समझते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मैम के 494 मार्क्स हैं मेंस जीएस में। आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उन्हें पता होगा कि इतने मार्क्स लाने में क्या क्या करना पड़ता है ना। इसीलिए मैम की जो भी आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैम ने आंसर राइटिंग में बिल्कुल फोड़ दिया है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना और जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगें उन्हें आप नोट भी कर लेना, क्योंकि ऐसे अपने को क्या है याद नहीं रहते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। चलो तो फर्स्ट थिंग की बात करें जो मैम ने कही है कि आपको सिर्फ ऐसे ही आंसर नहीं लिखते जाना है कि बस लिखते जा रहे हैं, नहीं, आपको हर एक आंसर लिखने के बाद आपको खुद एनालाइज करना है। और अगर आपको खुद एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि वह आ जाता है, तो आप जो भी टॉपर्स कॉपी हैं उनके प्रिंट आउट निकलवा के रख लें, या आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं, उनसे आप अपनी आंसर राइटिंग को मिलाएं। जो भी आपने आंसर लिखा है उनको आप टॉपर्स के जो भी आंसर हैं उनसे मिलाएं, है ना। तो मैम ने कहा है कि आपको बेहतर से बेहतर बनाते जाना है जो भी आप राइटिंग करें। और सेकंड थिंग्स है कि आपको अंडरस्टैंड करना है, जो भी क्वेश्चन है उन्हें आपको समझना है कि यह क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन को एवेल्यूएट करना है ना, एनालाइज करना है, और फिर जाके आपको आंसर लिखना है। अब ये है तो बहुत ही इजी थिंग, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। अब आते हैं चैलेंजेस के बारे में, जो भी आंसर राइटिंग करने में चैलेंज आते हैं उनके बारे में। तो मैम ने मेनली 2 ही चैलेंज के बारे में बात की है और वही मेन है। पहला चैलेंज है कंटेंट, कि आप वहाँ पर गुड कंटेंट लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। और दूसरा है टाइम, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही टाइम आगे बढ़ता जाता है वैसे ही आपके ऊपर क्या है मेंटल प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब से कैसे डील करें यही मैम ने बताया है। चलो तो फर्स्ट चैलेंज की बात करते हैं। मैम ने कहा है कि अगर आंसर किसी से अच्छा होगा तो वह होगा एडिंग कंटेंट, और वह कंटेंट कौन होना चाहिए आपका, न्यू कंटेंट होना चाहिए, रिपीटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि बुक में तो इन्फॉर्मेशन लिखी है जाने कितने साल पहले, है ना। तो जो भी न्यू कंटेंट होगा और जो आपका सबसे अलग होगा वही आपके कंटेंट को रिच बनाएगा। और वह कंटेंट कहाँ से आएगा, वह कंटेंट आएगा आपका न्यूज़पेपर से, है ना। तो दोस्तों इसीलिए मेंस में न्यूज़पेपर के नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो इसीलिए आपको जो भी न्यूज़पेपर है उससे एग्जाम्पल हो गए, क्वेट्स हो गए, और भी डाटा हो गए, इन सबको अपने पेपर में यूज करना है। चलो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। नेशनल हेल्थ सर्वे में आया था कि कैसे सेक्स रेशियो चेंज हो रहा है, तो आप इसको अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। तभी एग्जामिनर को लगेगा कि आप जानते हो जो आपने लिखा है उसके बारे में, है ना, रेदर देन जस्ट यू नो सेइंग थिंग्स इन द ईयर, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को। और आप आंसर फॉर्मेट कंटेंट है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं एग्जाम से पहले, और आप इसको करना ही है। मैम ने बोला भी है कि आपको ये सब बना के ही रखना है, जितने भी न्यू पॉलिसीज आ रही हैं या स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, है ना। और मैम ने कुछ टिप्स भी बताई हैं कि कंटेंट को पेपर में कैसे लिखना है। मैम ने कहा है
कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रेस करके कुछ पॉइंट्स में लिखना है, जैसे कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखिए, सब हेडिंग, अंडरलाइन और विजुअल स्ट्रक्चरिंग। गाइस, अभी आप जो भी स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहे हैं या डायग्राम देख रहे हैं, यह इतनी कारगर स्ट्रेटजी है कि इससे आप मतलब वहाँ टॉप कर सकते हो। अगर आप आंसर राइटिंग में अगर आपको कुछ इम्प्रूव करना है तो आप इन्हीं सब चीज़ों को इम्प्रूव करना। जैसे कि अभी आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इससे आप मतलब जो भी आप 2 पेज में लिखेंगे ना, वह सिर्फ एक इमेज बना के समझा सकते हो एग्जामिनर को, है ना। तो इसीलिए आपको विजुअल स्ट्रक्चरिंग है या डायग्राम है, अगर आप पे नहीं बनाते बनते तो आप प्रैक्टिस कर लें। तो आपको इन सब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, यही मैम ने कहा है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है एग्जाम में, तो आप उसके बारे में बेसिक टर्म भी लिख सकते हैं। बस आपको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, क्योंकि जो लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं उनकी हैबिट वही होती है जो है ग्रेजुएशन में लिखते आ रहे हैं कि एक क्वेश्चन को उनको 2-2 3-3 पेज में लिखे जा रहे हैं। तो इन सब बातों का आपको क्या है यूपीएससी में ध्यान रखना है। सेकंड चैलेंज की बात करें तो मैम ने कहा है कि आपको बैलेंस बनाकर चलना है टाइम और कंटेंट में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अच्छे से लिखोगे तो आप टाइम के साथ कंप्रोमाइज़ करोगे और ये आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। अगर आपके 2-3 क्वेश्चन छूट गए तो फिर राम ही बचाए, है ना। और अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो ये भी घातक हो सकता है। इसीलिए आपको बैलेंस बनाकर चलना है और वह आएगा प्रैक्टिस से। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जब आपका सारा बेसिक मटेरियल कंप्लीट हो जाए, आपको प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस प्लस यूजिंग एनालिसिस इन द नेक्स्ट टाइम दैट यू राइट योर आंसर। मतलब ये है कि आप लिखते तो जा रहे हैं, लेकिन आपको एनालाइज करने के बाद आपको सुधारना भी है उसको जब आप नेक्स्ट टाइम लिखोगे, है ना। तो यह ट्रिक तो हो गई आपकी सेकंड चैलेंज की, मतलब टाइम मैनेजमेंट की। चलो अब बात करते हैं नोट मेकिंग पर। मैम ने बेसिक बुक्स के नोट्स नहीं बनाए, बुक्स में ही अंडरलाइन कर लिया था और आपको सिलेबस के टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। आपके नोट्स बनाने का एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बस इसलिए नोट्स बनाते हैं कि किसी ने बोला है तो चलो बना लेते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर मेकिंग देम, है ना। चलो तो मैम के जो नोट्स स्ट्रेटजी हैं उसको जानते हैं। मैम ने आउट और टेक इन दोनों को क्या है अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आउट करना है और जो इम्पोर्टेंट है उसे टेक करना है, मतलब उसे लिखना है। और उन्हीं नोट्स में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसे फिल्टर करके उससे भी नोट्स बनाने हैं। मतलब नोट्स के भी नोट्स बनाने हैं और नोट्स के भी नोट्स बनते ही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनिया वालों को समझ में आए, बस आपको समझ में आने चाहिए। मतलब जितना कम से कम करके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको जितना कम कर सकें आप उतना कम करना है, क्योंकि आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि रिवीजन में सिर्फ नोट से ही काम आएंगे। अगर आप स्टैंडर्ड बुक उठा के अगर रिवीजन करने बैठ गए तो भाई भगवान ही मालिक है ना। तो इसीलिए क्या है आपको नोट्स बनाने हैं और जिस प्रकार मैम ने बताया है यही स्ट्रेटजी लगानी है। अब कोई इसमें साइंस रॉकेट नहीं है, बस आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और फिल्टर करते करते जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप उतना शॉर्ट करना है। और करंट अफेयर की बात करें तो मैम पर्सनली मेनली न्यूज़पेपर पर रिलाइड थी और इन्होंने द हिंदू जो भी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन है उसमें पढ़ा है और इंडियन एक्सप्रेस जब मेंस क्लियर हो जाएगा
उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था। तो यही दो हो गए आपके करंट अफेयर के लिए जो भी सोर्स हैं वो। और मैम ने जो भी न्यूज़पेपर है उनके प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाए थे, और उन्होंने क्या है जो मेंस हैं उसके लिए अच्छे से नोट्स बनाए थे। और अगर मैम के ऑप्शनल की बात करें तो मैम ने कुछ ट्रिक्स बताई हैं ऑप्शनल के लिए। और आपको पता ही होगा कि मैम का हिस्ट्री ऑप्शनल था। तो मैम ने बताया है कि आपको एक तो सब्जेक्ट में क्या है इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा मटेरियल और गाइडेंस भी होनी चाहिए। अब ऐसा ना आप ऑप्शनल चूज़ कर लें कि उसका कुछ मिल ही नहीं रहा है। और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैम ने कहा है कि हिस्ट्री ऑप्शनल एक तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, इसीलिए आपको उसमें क्या है टाइम मैनेजमेंट और आपको ऑप्शनल और जीएस इन दोनों के बीच में समन्वय बना के रखना है। और मैम क्या है डिसाइड कर लेती थी कि इस हफ्ते तक ये टॉपिक अपना क्या है ख़त्म होना चाहिए, है ना। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। चलो तो अब मैम की इंटरव्यू स्ट्रेटजी जानते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना मैम की इंटरव्यू स्ट्रेटजी, क्योंकि मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया है इंटरव्यू स्ट्रेटजी को। गाइस, अब जैसे मैम ने बताया है कि करंट में कोई भी इशू चल रहा जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस इशू के बारे में आपके पास आपका ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि आपके फैक्ट बस से काम नहीं चलेगा कि आपको सिर्फ उसके फैक्ट्स पता है, नहीं, आपका ओपिनियन होना चाहिए। आपको कॉजेज़ भी पता होने चाहिए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होने चाहिए, है ना। और यह सब आएगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि यह सब क्वालिटीज़ आप मंथली मैगजीन पढ़कर नहीं ला सकते अपने अंदर। और उस जो इशू है उसको आप डिफेंड भी कर सकें, मतलब ओवरऑल जो कुछ भी है सब कुछ आपको पता होना चाहिए उस इशू के बारे में, है ना। तो इसीलिए क्या है इंटरव्यू में न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैम ने क्या है 2 न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। और इन सब की प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगर आप चाहें कि 2-3 महीने में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लें तो वो नहीं हो सकता है। अभी से आप अपना सब कुछ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन साथ में करते रहना। अब जैसे अपना आप ओपिनियन फॉर्मेशन कर लेना, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो फ्रेंड के साथ, आप डिबेट कर सकते हो, है ना। तो यह सब अभी से स्टार्ट कर दें। और डेफ को लेकर मैम ने कहा है कि उसका सिंगल वर्ड हर एक चीज़ का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी इंटरव्यू की स्टार्टिंग होगी वह डेफ से ही होगी। तो आप बड़े ही स्मार्टली तरीके से इंटरव्यू को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। उंगलियों पर नचाने से मतलब है कि आप अपने फेवर में ला सकते हैं इंटरव्यू को। तो डेफ को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से भरें और बहुत ही डिटेल एनालिसिस करें। जो भी आप उसमें भर रहे हैं हर एक की को अच्छे से एनालिसिस करें। और जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप काम रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें, क्योंकि जो आपकी नॉलेज है वह तो चेक हो चुकी है। इसमें आपका करेक्टर देखा जाएगा और आपका देखा जाएगा कि आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप कैसे डिसीजन लेते हैं, है ना। इसीलिए काम रहें और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहें। तो यह तो हो गई मैम की क्या है इंटरव्यू स्ट्रेटजी। अब थोड़ा मोटिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब तो हो गई एग्ज़ाम की, लेकिन एक एग्ज़ाम आपको मेंटल लेवल पर भी देना पड़ता है ना। तो चलो मोटिवेशन की बात करते हैं थोड़ा। सबसे पहले मैम ने कहा है कि आप एक अकाउंटेबिलिटी लेकर चलें कि अगर आप यह एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, है ना। और इसमें आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानें, सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने इस एग्ज़ाम को चुना है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं और उसके लिए आपको जो भी करना पड़ेगा वह आप करोगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा और मैम ने भी कहा है कि आप एक चीज़ ज़रूर कर लें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू होने से पहले, कि आप यह पता लगा लें कि आप क्यों करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को, क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जब भी आप डीमोटिवेट होंगे तो आप उसको याद करके फिर से मोटिवेट हो जाएंगे। तो गाइस, लो फेसेस सबके आते हैं, चाहे टॉपर हो कोई भी हो। तो यही स्ट्रेटजी है मैम की। और गाइस, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना।
वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरों की हेल्प हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।